हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में पढ़ा था और शुरुआत करते हैं आगे की क्लास की। और इससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन कोड कि शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचाए दोस्तों, मगर आपकी मेहनत ज़रूर आपका साथ निभाएगी। हर वक्त हर कदम मेहनत जारी रखिए, एक ना एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना माँ, अब की बार पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की क्लास का। आज का अध्याय हमारा 13वां रहेगा और इसमें हम पढ़ेंगे अभियोजनवाद आदि। देखिए दोस्तों, बात करें धारा 298 की कि नगर पालिका अभियोजित कर सकेगी। बात करें दोस्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी भी प्रकार के या फिर किसी लोक न्यूसेंस या दोस्तों इस अधिनियम के अधीन जारी आदेश या फिर निर्देशों के उल्लंघन के लिए अभियोजन का निर्देश दे सकेगा और किन्हीं शासितियों की वसूली के लिए तथा इस अधिनियम या फिर दोस्तों इसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या उपविधि के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड देने के लिए कार्यवाही किए जाने का आदेश दे सकेगा। और ऐसे अभियोजन या फिर अन्य कार्यवाहियों या दोस्तों बात करें नगर पालिका निधि में से संदत किए जाने का आदेश दे सकेगा। परंतु इस अधिनियम या दोस्तों इसके अधीन विचरित नियम या फिर उपविधि या हम बात करें इसके अधीन किसी भी अपराध के लिए कोई अभियोजन ऐसा अपराध कारित किए जाने के पश्चात दोस्तों 6 मास के भीतर या 6 मास के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा। आगे की बात करते दोस्तों, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए दोस्तों किसी भी या किन्हीं भी नियमों या फिर उपविधियों के अधीन कोई भी अभियोजन या उसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्थित किया जा सकेगा दोस्तों। और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या फिर उपविधि के अधीन या उसके आधार पर अधिरोपित प्रत्येक जुर्माना या फिर शासित प्रतिकर या फिर अन्य व्यय के सभी दावे जिनकी वसूली के लिए इस अधिनियम में अन्यथा कोई विशेष उपबंध किया गया हो, तो फिर ऐसे मजिस्ट्रेट का आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर उसकी अधिकारिता के सीमाओं के भीतर है, जो कि दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिस पर धन का दावा किया जा सके या फिर किसी जंगम स्थावर या फिर संपत्ति के करस्तम तथा विक्रय द्वारा वसूल किया जा सकेगा। अगली धारा है दोस्तों 299। नगर पालिका अपराधों के अभियोजन के संबंध में कौन कौन सी शक्तियाँ जारी करती है, यानी उनको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसने नगर पालिका की राय में इस अधिनियम कौन सा अपराधों के अभियोजन, ठीक है, इस अधिनियम या दोस्तों उसके अधीन बनाई गई किसी भी उपविधि के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया हो या फिर समझौता, तो वो उनके साथ समझौता कर सकेगी दोस्तों। और ऐसा समझौता कर लिए जाने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। अगले बिंदु की बात करें दोस्तों, तो इस अधिनियम के अधीन या फिर इसके अधीन बनाई गई किसी भी उपविधि के अधीन अभियोजनाओं द्वारा प्रत्यावन कर सकेगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें दोस्तों कि इस अधिनियम के या फिर इसके अधीन बनाई गई किसी भी उपविधि के विरुद्ध किए गए ऐसे किसी अपराध या फिर जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हो, ठीक है, उन नियमों द्वारा प्रशमनीय घोषित किया गया हो, जो प्रशमन कर सकेगी। ठीक है, परंतु दोस्तों इस धारा के अधीन अपराधों के संबंध में समझौता करने के लिए सशक्त व्यक्तियों की कार्यवाही को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकेगी। ठीक है, अगली धारा है 300। इसमें हम पढ़ेंगे कि नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए, यानी कोई भी नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वह किस प्रकार अपनी पूर्ति करवाती है। देखिए दोस्तों, यदि किसी कार्य
अपेक्षा या फिर व्यक्तिक्रम द्वारा जिसके कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम के द्वारा या फिर उसके अधीन अधिरूपित किसी भी शासित का भागी हुआ हो, ठीक है। और यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो तो ऐसे शासित की अदायगी के साथ साथ दोस्तों ऐसे नुकसान की पूर्ति का भी वह भागी होगा। और हम बात करें दोस्तों कि इस तथा विवाद की दशा में नुकसानी रकम उस मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाएगी जिसके द्वारा ऐसी शासित का भागी व्यक्ति सिद्ध दोष ठहराया गया है। और हम बात करें दोस्तों कि मांग किए जाने पर ऐसी दशाओं का संदाय न होने की दशा में या फिर करस्थम द्वारा उद्धृत की जाएगी और ऐसा मजिस्ट्रेट के तदनुसार वारंट जारी किया जाएगा। अगली धारा की हम बात करें दोस्तों तो 301 है। इसमें हम पढ़ेंगे कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना। देखिए दोस्तों, बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, ठीक है। हालांकि ये 1974 का केंद्रीय अधिनियम है और संख्या इसकी 2 है। इसके अंतर्विशिष्ट किसी भी बात के होते हुए किसी अधिनियम की धारा 167, 236 और 245 के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय और जमानती होगा, ठीक है। अगली हम बात करें दोस्तों धारा 302 की, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रक्रिया त्रुटि नियुक्त होते हुए भी करस्थम विधिपूर्ण होगा। यानी हम बात करें दोस्तों कि इस अधिनियम के आधार पर उद्धृत कोई भी करस्थम किसी समन, दोष सिद्धि या फिर करस्थम का वारंट या फिर उसके संबंधित अन्य कार्यवाही में प्रक्रिया की त्रुटि के कारण न तो अविधिपूर्ण समझा जाएगा और न ही उसे करने वाला कोई पक्षकार अतिचारी समझा जाएगा और न ही पक्षकार अपने द्वारा तत्पश्चात की गई किसी अनियमितता के प्रारंभ से ही अतिचारी समझा जाएगा। किंतु याद रखिए दोस्तों, ऐसी अनियमितता में व्यथित समस्त व्यक्ति समक्ष अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में विशेष नुकसान के लिए पूरा अनुतोष वसूल कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। अगली धारा हम बात करें 303, इसमें है वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया। यानी दोस्तों हम बात करें इस अधिनियम के द्वारा इसके अधीन वसूल की किसी भी अनुज्ञात प्रक्रिया के बदले में या फिर ऐसी प्रक्रिया द्वारा इस अधिनियम के अधीन वसूली संपूर्ण रकम या उसके किसी भी भाग या फिर इस अधिनियम के अधीन संदेह किसी भी प्रतिकर व्यय या फिर प्रभार या फिर नुकसानी की संपूर्ण रकम उसके किसी भी भाग की वसूली करने में विफल रहने की दशा में उसके संदाय के दायी व्यक्ति पर समक्ष अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में वाद लाना नगरपालिका के लिए विधिपूर्ण माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगली हम धारा की बात करें 304 की, इसमें हम पढ़ेंगे नगरपालिका या फिर उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद। देखिए दोस्तों, नगरपालिका के विरुद्ध या फिर नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या फिर अधिकारी या फिर उनका ही कोई कर्मचारी, उनके विरुद्ध उनमें किसी भी निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध है जो कि उसकी पदीय हैसियत या फिर हम बात करें पदीय हैसियत के लिए किए गए ऐसे, देखिए दोस्तों हम बात करें कि पदीय हैसियत से किए गए ऐसे किए जाने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के लिए तब तक कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक उसका लिखित नोटिस वाद हेतु चाहे किए गए अनुतोष का स्वरूप दावाकर्त या फिर दोस्तों प्रतिकर की रकम तथा आश्रितवादी के नाम से और निवास स्थान का स्पष्ट करते हुए नगरपालिका की दशा में उसके कार्यालय में दे दिए जाने वाले अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या फिर कर्मचारी या उस व्यक्ति की दशा में उसे परिदत्त कर दिए जाने और उसके कार्यालय या दोस्तों निवास स्थान पर दिए जाने के पश्चात 2 मास की समाप्ति न हो तथा वाद पत्र में कार्यालय इस बात का कथन होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार परिदत्त कर दिया गया है
या दे दिया गया है। ठीक है, अगले हम बात करते हैं इसकी उपधारा 1 की। इसमें हम पढ़ेंगे कि यथा वर्णित कोई भी कार्यवाही वाद हेतुकों के उद्भूत होने के पश्चात अगले 6 मास के भीतर ही प्रारंभ की जाएगी, सिवाय इस दशा में कि जब वह स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्करण के लिए या दोस्तों उसके हक की घोषणा के लिए कार्यवाही हो। ठीक है दोस्तों, अगली हम बात करें उपधारा 1 की, तो कि कोई भी बात किसी ऐसे वाद पर लागू नहीं समझी जाएगी जिसमें दावाकर्ता अनुतोष केवल ऐसा व्यादेश हो जिसका उद्देश्य नोटिस देने अथवा वाद या फिर कार्यवाही के प्रारंभ में मुलतवी करने में विफल हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगली हम धारा की बात करें 305 की। इसमें हम पढ़ेंगे कि कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर किया जाना। देखिए, हौसला ना हार, देख रहा जहान है, और मंजिल तो अभी बाकी ही है दोस्तों। लगातार जब आप मेहनत करोगे तभी है जो कि कुछ कर पाओगे, और मंजिल की इतनी औकात नहीं है आपकी मेहनत के सामने कि वो आपको हरा पाएगी। ठीक है, तो लगातार जुड़ते रहिए और इसी तरह हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगली हम बात करें कि किसी नगर पालिका के या फिर उसकी समिति या उप समिति की किसी सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या फिर अधिकारी या कर्मचारी की शक्तियों का प्रयोग या फिर कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी व्यक्ति को इस आधार पर अवरुद्ध करते हुए ऐसा व्यक्ति या फिर दोस्तों हम बात करें कि ऐसे सदस्य या फिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या फिर अधिकारी, या हम बात करें कि कोई भी कर्मचारी के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित या फिर नियुक्ति नहीं दिया गया है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों को या किसी भी नगर पालिका या नगर पालिका की समिति या उप समिति को कोई निर्वाचन करवाने या फिर किसी विशिष्ट रीति से कोई निर्वाचन करवाने से अवरुद्ध करते हुए कोई अस्थायी आदेश या कोई अंतरिम आदेश नहीं देगा। ठीक है, अगली धारा है 306 समझौता कराने की शक्ति। ठीक है दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे कि नगर पालिका उसके द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किसी भी वाद के संबंध में या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गई किसी भी संविदा के उद्भूत होने वाले किसी भी दावे या फिर किसी भी मांग के संबंध में ऐसी धनराशि या फिर अन्य प्रतिकर जो पर्याप्त समझे जाए उन पर प्रशमन कर सकेगी, या हम बात करें कि समझौता कर सकेगी। ठीक है, परंतु किसी भी संविदा में किए जाने में यदि कोई मंजूरी इस अधिनियम द्वारा उपेक्षित नहीं हो तो ऐसे संविदा में उद्भूत होने वाले किसी दावे या किसी भाग का प्रशमन करने के लिए ऐसी मंजूरी अभी प्राप्त की जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इस अधिनियम या फिर इस अधिनियम के अधीन स्वयं में उसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों में निहित किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने के कारण किसी व्यक्ति को हुए किसी भी नुकसान के लिए नगरपालिका निधि में से प्रति कर देगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि नगरपालिका निधि नगरपालिका की ओर से अभियोजित या फिर प्रतिवादित किसी भी सिविल कार्यवाही के व्यय का संदाय करने के दायित्वाधीन होगी। ठीक है, अगली हम बात करते हैं धारा 307 की। इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी अभिलेखों को साबित करने की रीति। देखिए दोस्तों, नगर पालिका के कब्जे में किसी भी रसीद या आवेदन पत्र या रेखांक नोटिस आदेश की प्रतिलिपि की किसी रजिस्टर या फिर अन्य दस्तावेज किसी भी प्रविष्ट को यदि उसके द्वारा वैध और अभिरक्षक द्वारा इस अधिनियम निमित्त प्राधिकृत या फिर अन्य व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित कर दिया जाए तो उसे उस प्रविष्ट या फिर उस दस्तावेज की विद्यमानता या फिर हम बात करते हैं कि साक्ष्य रूप में ग्रहण किया जाएगा और प्रत्येक मामले में उसमें अभिलिखित मामलों
और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में वहाँ तक तथा उस सीमा तक ग्रहण किया जाएगा जहाँ तक जिस सीमा तक मूल प्रविष्टि या दस्तावेज आदि प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसे मामलों को साबित करने के लिए आग्रह होते हैं। ठीक है, अगली हम बात करते हैं धारा 308 की। इसमें हम पढ़ेंगे कि दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों को समन करने पर निर्बंध। देखिए दोस्तों, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से किसी भी विधिक कार्यवाही जिसमें नगर पालिका पक्षकार नहीं है, कोई रजिस्टर या फिर दस्तावेज किसी विषय वस्तु या पूर्ववर्ती धारा के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा साबित की जाती है, तो प्रस्तुत करने या फिर उसमें अभिलिखित मामलों का संव्यवहार को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उपसंजात होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, जब तक विशेष कारण से न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसी अपेक्षा न की जाए। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास और ये है आपके लिए विशेष पीओ और आरओ के बी पार्ट की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और लगातार मेहनत जारी रखिए, क्योंकि मंजिल की इतनी औकात नहीं है कि वो आपको हरा सके, और हमें उन लोगों को भी करके दिखाना है जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।